हेलो डॉक्टर्स। तो जैसा कि हमने अपना फिजियोलॉजी या क्रिया शरीर का सिलेबस स्टार्ट किया था, उसमें हमने पेपर फर्स्ट का क्रिया शरीर में हमने अपने जो पेपर फर्स्ट का होम्योस्टेसिस यानी कि मॉडर्न, तो हम अल्टरनेट वे में अपना सिलेबस चला रहे हैं। किस तरीके से, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो हमारा पेपर फर्स्ट है ना, आपको पता ही होगा फिजियोलॉजी या क्रिया शरीर के दो पेपर होते हैं। तो पेपर फर्स्ट का मैं सबसे पहले मॉडर्न क्लियर करने की कोशिश करूंगा, दैट इज़ फिजियोलॉजी। जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली थी, है ना, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में सेल्फ फिजियोलॉजी थी, तो इसके जस्ट बाद हम सेल्फ फिजियोलॉजी या जो आप लोग कमेंट करेंगे उसका लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में पार्ट बी पहले होगा, और इसी के साथ पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड का, ये देखिए पेपर सेकंड, ये सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड का आयुर्वेद पोर्शन पहले करेंगे, उसके बाद मॉडर्न करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट वे में हम यहाँ पर सिलेबस कर रहे हैं किस तरीके से। पेपर फर्स्ट का सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस कंप्लीट किया, उसके बाद में पेपर सेकंड का सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो धातु लिया है, जैसा आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, है ना। तो धातु आज हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम रस धातु, इसी तरीके से हम नीचे जाते जाते अपना पेपर सेकंड का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2-3 महीने में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ताकि 2022 बैच वाले जो है वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, है ना। तो धातु, जो आज हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है धातु, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं, इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं स्लाइड में, ये देखिए। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा धातु, है ना। तो अल्टीमेटली हम धातु स्टार्ट करने वाले हैं। धातु सबसे पहले आपने, अगर सिलेबस कॉपी हम आपके पास है, हमेशा याद रखिए आयुर्वेद की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी आप कर सकते हैं वो सिलेबस कॉपी अपने पास रख कर ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अंधों की तरह या फिर ब्लाइंडली आपको स्टडी नहीं करनी है कि जो मिलता है किताब में से एक साइड से, बुक में से एक साइड से आप पढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, और साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, बैक आ जाएगी आपकी, ठीक है, हार्श वर्ड्स में बोलूँ तो इसी तरीके से आप सबसे पहले अगर सिलेबस में नज़र डालेंगे तो सबसे पहले उसमें आती है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब जो वर्ड्स हमारे पास, ये धातु वर्ड्स है, जो वर्ड धातु है ये कहाँ से आया है, ठीक है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो ये हर धातु की हम उत्पत्ति देखेंगे कैसे होती है। उसमें आपको एक मेन धातु और दूसरा प्रत्यय, कहीं पे उपसर्ग भी आता है, संस्कृत का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हर धातु की एक उत्पत्ति होती है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, उसकी वर्ड्स की उत्पत्ति। तो सबसे पहले धातु में तुन प्रत्यय लगाने पर धातु शब्द बना है। तो ये धातु शब्द कैसे बना है, एक तो धातु प्लस तुन प्रत्यय, इन दोनों का यूज करने के बाद हमारा धातु शब्द बना है। कैसे, धातु तुन प्रत्यय, यहाँ पे धा क्या है, धातु है, तुन क्या है, प्रत्यय है, तब हमारा धातु शब्द बना है ना। तो ये आपकी एटिमोलॉजी या व्युत्पत्ति हो गई, ठीक है। आपको बस इसमें इतना ही, बहुत ज़्यादा आपको गाथा नहीं लिखनी है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर आपको देना है, ठीक है, टू द पॉइंट। उसके बाद में इसकी निरुक्ति। निरुक्ति मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, धातु वो किसको पॉइंट आउट करता है ना, वो किसको बताता है, यानी कि उसका एक मीनिंग क्या है। सबसे पहला क्या था, एटिमोलॉजी या व्युत्पत्ति, मतलब जो वर्ड आप यूज करते आ रहे हैं धातु के लिए, धातु वो कहाँ से आया है ना। दूसरा निरुक्ति। निरुक्ति मतलब जो वर्ड्स है वो किसको पॉइंट आउट करता है। तो ये जो धातु शब्द है ये बताता है धारणात धात्वः, यानी कि एक ऐसी चीज को बताता है जिसकी कोटेशन ये है, क्या, धारणात धात्वः। धारणात मतलब धारण करता है, धात्व यानी कि धारण करने वाले को धातु कहते हैं। अब धारण किसको, जाहिर सी बात है, हम मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है ना। तो जो शरीर मतलब बॉडी को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। ये सिंपल इसकी निरुक्ति हो गई, है ना। जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। सेम आपको जो पोर्शन देखने मिल रहा होगा वो संस्कृत के पेपर सेकंड में देखने मिल रहा होगा, जब पेपर सेकंड के फर्स्ट ही टॉपिक है कौन सा, जहाँ पर बहुत सारी व्युत्पत्ति या परिभाषा आपसे पूछ रखी है पदों की, है ना। तो उसमें अगर धातु शब्द है तो आपकी एक ये कंप्लीट यहाँ पर हो गई है, ठीक है। हालांकि हम वहाँ पर भी वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी सिलेबस देखते हैं ना। तो धारणात धात्वः, धारणात मतलब धारण करता है उसे धातु कहते हैं। धारणात धारण करने वाले को धातु कहते हैं, मतलब जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। क्लियर।
ठीक है। उसके बाद में आ जाती है इसकी परिभाषा। देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ मैं। सिलेबस में सबसे पहले एटिमोलॉजी था, हमने वो कंप्लीट किया। सेकंड सिलेबस में सेकंड डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब व्युत्पत्ति, सॉरी निरुक्ति। निरुक्ति कहाँ से आई है ना, तो वो है। उसके बाद में आ जाती है डेफिनेशन। आप सिलेबस को भी अपने पास रखिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप जितना टाइम आपके पास है उसमें आप सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी ही करें। बहुत ज़्यादा आपको दाएं से बाएं 3D में इधर से उधर बहुत ज़्यादा डायमेंशनली आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही टू द पॉइंट स्टडी करनी है ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है। उसके बाद में परिभाषा। परिभाषा मतलब डेफिनेशन, ये सबको ही पता है कि क्या होती है। तो परिभाषा में 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या? शरीर, मन और प्राण। शरीर मतलब बॉडी, मन मतलब हमारा सबकॉन्शियसनेस जिसमें रहती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माइंड। ठीक है। शरीर, मन और प्राण। प्राण मतलब जो हमारी बॉडी की लिविंग स्टेट है ना, लिविंग स्टेट को धारण करने वाला। धारण मतलब बियर करने वाला, अपने पास रखने वाला, हैविंग जिसको बोलते हैं, धारण करने वाला धातु कहलाता है। शरीर, मन और प्राण को धारण करने वाला धातु कहलाता है। सिंपल। ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि एक और पॉइंट है, क्या? जो शरीर की वृद्धि करती है उसे धातु कहते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, हमारे पास धातु है, अभी पता चलेगा कितनी धातु होती है ना। तो अगर आपने एक अष्टांग हृदय में पॉइंट थोड़ा सा अगर फिगर आउट किया होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको पता होगा धातुएं 7 होती हैं रस, रक्त, मांस में। तो रक्त को एक धातु ले लेते हैं। रक्त हमारा ग्रोथ करता है पूरी बॉडी की, है ना। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, ग्लूकोज, आयरन, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड्स और विटामिन, ये सब कहाँ पर फ्लो करते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम में, है ना। ब्लड स्ट्रीम से हमारे हार्ट से होते हुए डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी में जाते हैं, तब हमारी बॉडी ग्रो करती है ना। तो जो शरीर की वृद्धि, वृद्धि मतलब ग्रोथ, जो शरीर की वृद्धि करती है उसे धातु कहते हैं, है ना। उसके बाद में एक जो श्लोक याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सबसे अच्छी जो बताऊँ, मैं सिर्फ यहाँ पर उन्हीं श्लोक को इंक्लूड करूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आपका इन श्लोक को याद करने के बाद आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा वाहवाही करने के लिए या फिर आप लोगों का फेम हासिल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे श्लोक भर दूँ और आपको पढ़ाता रहूँ। ठीक है। अगर आपसे कोई भी यूट्यूब पर या कॉलेज में कोई भी टीचर अगर ऐसा कहता है कि बहुत सारे श्लोक की आपको लर्न करने की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है। मैंने भी BMS फाइनल किया है और आगे आपको पता चलेगा कि मेरा BMS है कहाँ से, मैं कौन हूँ। ठीक है। जब मेरा चैनल बहुत ज़्यादा थोड़ा ग्रो हो जाएगा, है ना, तब आपको श्योरिटी हो जाएगी। और ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर श्लोक आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है। ठीक है। क्योंकि आपका सारा फोकस श्लोकाज याद करने में रह जाता है, और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको स्किप करते हुए चलते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, है ना। तो सिर्फ ये श्लोक है, याद करिए इसको परिभाषा में। कैसे? इसको अलग अलग पढ़ के, रस आश्रक, ये रस अलग है और आश्रक अलग है। रस आश्रक, मांस, मेदो, अस्थि, मज्ज, शुक्रानी, यानी कि ये रस इतना हो गया, सॉरी रस के आगे, सा के आगे डंडा है। आश्रक, आश्रक मतलब रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्ज, शुक्रानी, धात्वः, सप्तदोष्याः, यानी कि रस आश्रक मतलब रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। और सप्तदोष्याः मतलब 7 होती हैं, और इन्हें ही दोष्य कहा जाता है। अब दोष्य इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने अगर अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा, दोष कितने होते हैं? 3, वात, पित्त, कफ, है ना। तो यही दोष क्या होते हैं? वैसे तो 2 होते हैं, शारीरिक, मानसिक, लेकिन अगर ब्रॉड टर्म में हम बात करते हैं, तो अगर मेजरली हमसे कोई डायरेक्टली पूछता है दोष कितने होते हैं, तो 3 ही होते हैं, त्रिदोष जिनको बोला जाता है। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ। इन वात, पित्त, कफ की वजह से हमारे जो रक्त आदि 7 धातु हैं वो दूषित हो जाती है। दूषित मतलब गंदी हो जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है इनके अंदर। इसलिए ये क्योंकि दूषित हो जाती हैं, इसलिए इनको दूष्य कहा जाता है। और दोष जो होते हैं वो इनको दूषित या गंदा करते हैं, इसलिए उनको दोष कहा जाता है ना। वात आदि दोष, वात, पित्त, कफ जो होते हैं, ठीक है, तो इनको दूष्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसकी आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। तो इसमें आपको ये श्लोक, 2 श्लोक हैं यहाँ पर, सिर्फ ये 2 श्लोक आपको पूरे चैप्टर में याद करने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सप्त अभिदे धातारो धात्वो द्विविधम पुनः। सप्त बिरदे हदातारो धात्वो द्विविधम पुनः। यथा स्वम अग्निभि, स्वम अलग है, अग्निभि अलग है। यथा स्वम अग्निभि पाकम यान्ति किट प्रसादवत। सप्त बिरदे धातारो
धात्वो द्विविधम पुनः, यानी कि देह सप्त मतलब सात, देह मतलब देह की सात धातु, देह की शरीर की सात धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसी तरीके से आपको रटी होनी चाहिए। तो देह या शरीर की सात धातुएं स्वयं की अग्नियों के पाक द्वारा, स्वयं मतलब उनकी खुद की अग्नियां होती है, ठीक है। जैसे मैंने सात धातुएं बताई हैं वैसे ही सात अग्नियां होती हैं, ठीक है। इनको रसाग्नि कहा जाता है। कैसे? रस की रसाग्नि, रक्त की रक्ताग्नि, मांस की मांसअग्नि, मेद की मेदअग्नि, ऐसे ही हर धातु के आगे अग्नि अग्नि लगाते चले जाइए तो नाम बनते चलेंगे। शुक्र क्या होगी? शुक्र अग्नि। अस्थि क्या होगी? अस्थि अग्नि। मज्जा की क्या होगी? मज्जा अग्नि, ठीक है। तो देह या शरीर की सात धातुएं उनकी अलग अलग अग्नियों के द्वारा जब किट भाग व प्रसाद भाग का निर्माण करती हैं, है ना। जो हम खाना खाते हैं, हम आहार रस खाते हैं, आहार खाते हैं, उससे क्या होता है? उस आहार रस का जो हमारी सातों धातुएं हैं उनकी अग्नियों से पाक होता है। पाक मतलब डाइजेशन होता है। यहाँ पर पाक का मीनिंग लिख लीजिएगा, क्या? डाइजेशन होता है। इस डाइजेशन के द्वारा दो भाग बनते हैं। कौन कौन से? किट भाग और प्रसाद भाग। किट मतलब याद रखना है आपको, स्टूल पार्ट, यानी कि जिसका हमारा कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, ये बाहर निकलेगा। और प्रसाद भाग मतलब, प्रसाद मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, प्रसाद मतलब अच्छा वाला पार्ट है ना, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होगा, तो वो प्रसाद भाग है। तो किट भाग और प्रसाद भाग। तो देह या शरीर की सात धातुएं कौन कौन सी? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इनका क्या होता है? अपनी अपनी अग्नियों से पाक होता है। पाक मतलब डाइजेशन होता है। और ये क्या बनाती है? दो पार्ट, किट भाग और प्रसाद भाग, ठीक है। ये हो गया, ये उत्पत्ति चलती आ रही है। उसके बाद में एक श्लोक और है। कौन कौन सा? रसाद रक्तम ततो मांस मांसान मेदस्ततो अस्थि ता चा अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भा प्रसाद। ये श्लोक आपको याद करना ही होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, आपके पास टाइम नहीं है, तभी इनको छोड़िएगा, नहीं तो इन श्लोकास को छोड़ने की आपको मैं एडवाइस नहीं दूंगा, ठीक है। ये श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ये आपको अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप किसी स्टूडेंट से जो आपके आसपास है, अच्छा श्लोक का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करता है, उससे पढ़वाइए, या फिर अपने टीचर से पूछिए। ये आपको याद करनी है। कैसे? रसाद रक्तम ततो मांस मांसान मेद अस्ततो अस्थि चा अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भा प्रसाद। यानी कि ऊपर जो हमारे प्रसाद भाग और किट भाग बने थे उसका ही कंटिन्यू यहाँ पर हो रहा है। क्या? फिर इस प्रसाद भाग से रस के द्वारा रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र तथा शुक्र से गर्भ का निर्माण होता है। शुक्र मतलब जाहिर सी बात है स्पर्म और ओवम, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा एम्ब्रियो बनता है या फीटस बनता है, जिसको हम संस्कृत में या हिंदी में गर्भ कहते हैं, यानी कि फीटस या एम्ब्रियो, ठीक है। तो शुक्र से गर्भ का निर्माण होता हुआ। क्या? सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले हमने जो आहार लिया था या हमने जो फूड लिया था उसका अलग अलग अग्नि, जो हमारी सातों धातुओं की अग्नि है उसका पाक हुआ। पाक मतलब डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद दो पार्ट्स बने। कौन कौन से? प्रसाद भाग, किट भाग। किट भाग हमारा स्टूल या फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, और जो प्रसाद भाग था वो हमारी रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से रस रक्त मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से गर्भ का निर्माण हुआ। ये मैंने श्लोक यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की। आप भी एग्जाम में इसी तरीके से समझाइएगा। सबसे पहले हमने आहार लिया। आहार का यहाँ पे जब पाक होगा तो दो पार्ट बनेंगे। एक तो प्रसाद भाग, इसको आहार रस भी कहते हैं। दूसरा किट भाग। किट भाग मतलब मूत्र और पुरीश, ठीक है। मूत्र मतलब यूरिन और पुरीश मतलब स्टूल, है ना। तो इस आहार रस या प्रसाद भाग का धातु अग्नि, धातु अग्नि ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। धातु प्लस अग्नि, धात्वाग्नि कितनी होती है? 7। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मज्जाग्नि, अस्थियाग्नि, शुक्राग्नि, वो सब, ठीक है। तो धात्वाग्नि होने के बाद क्या बनेगा? दो पार्ट्स बनेंगे। स्थूल भाग, स्थूल मतलब बल्कि पार्ट्स, स्थूल मतलब बड़ा बल्कि पार्ट्स बनेगा। और दूसरा एक सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म मतलब छोटा भाग बनेगा, ठीक। और तीसरा किट भाग, किट भाग मतलब मल। हर एक धातु का अपना अपना भी मल होता है। वो कौन कौन सा भी आगे टेबल आएगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकते हैं कौन सी रस का किट भाग क्या है, रक्त का किट भाग क्या है ना, वो सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो धात्वाग्नि से जब पाक हुआ तो 3 मेजर चीज़ें बनी। कौन कौन सी? एक तो स्थूल भाग बना, स्थूल भाग मतलब बल्कि पार्ट। सूक्ष्म भाग बना, सूक्ष्म पार्ट मतलब बहुत ही कम,
अमाउंट में बहुत ही कम भाग जो होगा, और दूसरा किट भाग, किट भाग मतलब मल भाग है ना, मल तो बाहर ही निकल जाएगा। उसके बाद नीचे जो स्थूल भाग था, इन तीनों का अपना अपना यूज़ होगा। किट भाग तो बाहर निकल जाएगा, इसको हम यहाँ पे कट आउट कर सकते हैं। स्थूल भाग से हमारी जो पर्टिकुलर धातु है उसका निर्माण होगा और उसका पोषण होगा, यानी कि धातु का फॉर्मेशन होगा और धातु का न्यूट्रिशन, पोषण मतलब न्यूट्रिशन होगा, है ना। तो स्थूल भाग से धातु का निर्माण होगा और धातु का पोषण होगा, है ना। और दूसरा इसका सूक्ष्म भाग बनेगा। सूक्ष्म भाग मतलब सूक्ष्म भाग से दो चीज़ें बनेगी अगेन, कौन कौन सी, एक उपधातु और दूसरा उत्तर धातु निर्माण अंश। उत्तर धातु क्या है, उत्तर मतलब नेक्स्ट, जो नेक्स्ट धातु है, निर्माण अंश, अंश मतलब पार्ट, यानी कि वह वो वाला पार्ट जो नेक्स्ट धातु का निर्माण करेगा, है ना। यहाँ पे तो एक आपकी धातु बन जाएगी, लेकिन नेक्स्ट धातु बनने के लिए भी तो रस से रक्त बन रहा था ना, तो नेक्स्ट धातु बनने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से जो पार्ट निकलेगा सूक्ष्म भाग से थोड़ा सा, उससे हमारी नेक्स्ट धातु बनेगी, ठीक है। और उपधातु सूक्ष्म भाग से भी बननी है ना। उपधातु क्या होती है, धातु से नीचे कैटेगरी आती है उपधातु, कौन कौन सी होती हैं अभी आएंगी, ठीक है। अभी एक टेबल दूंगा आपको, तो यहाँ पे आप चिपका चिपका के आराम से पूरी आप एक अपनी लंबी सी टेबल बना सकते हैं। लेकिन ये जो है एक स्टैंडर्ड टेबल है, यानी कि एक नॉर्मल टेबल जो आप, ठीक है, एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद में आता है धातु कर्म। धातु कर्म मतलब धातुओं के कर्म, धातु काम क्या करती हैं। अब धातु भी जब हैं तो कुछ ना कुछ काम भी करेंगी। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कतई भी स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी याद करना ही, और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ याद नहीं करेंगे, क्रिया रचना में करेंगे, रचना में नहीं करेंगे, अष्टांग में करेंगे, अष्टांग में नहीं करेंगे, चरक में करेंगे, कहीं ना कहीं करना ही होगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आया ना, ऊपर वाला आर भाग से दो भाग, फिर सात भाग किट भाग, फिर धातुवाग्नियों से पाक हुआ स्थूल भाग बना, सूक्ष्म भाग बना, फिर किट भाग बना, किट भाग बाहर निकल गया और स्थूल भाग से वो धातु का निर्माण हो गया, है ना। और सूक्ष्म भाग जो था उससे उपधातु बन गई, और किट भाग जो था उससे, सॉरी, किट भाग तो बाहर निकल गया, सूक्ष्म भाग से दो पार्ट बनी, उपधातु और उत्तर धातु निर्माण अंश। उत्तर धातु मतलब नेक्स्ट धातु जो है उसका निर्माण अंश, वह पार्ट जो उत्तर धातु यानी कि नेक्स्ट आने वाली जो धातु है उसका फॉर्मेशन करेगा, वो है उत्तर धातु निर्माण अंश, है ना। तो उपधातु, तो अब उत्तर मतलब नेक्स्ट, धातु मतलब धातु, ये निर्माण मतलब फॉर्मेशन, अंश मतलब पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो नेक्स्ट धातु का निर्माण करेगा, क्लियर। अब धातु का कर्म, ये आपको श्लोक याद करना होगा, कुछ नहीं कर सकता इसमें मैं। प्रीणनम जीवनम लेपहा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत गर्भोस गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कृमात स्मृतम। प्रीणनम मतलब रस का कार्य हो गया, जीवनम रक्त का हो गया, लेपहा रस रक्त मांस का हो गया, स्नेहो मेद का हो गया, धारण पूर्णे अस्थि का हो गया, धारण हो गया अस्थि का, और पूर्णे हो गया मज्जा का, और गर्भोत्पादश्च गर्भ उत्पत्ति किसका हो गया, शुक्र का। धातु नाम धातु की श्रेष्ठ कर्म है, कृमात श्रम क्रम से धातु के श्रेष्ठ कर्म है, ठीक है। इस श्लोक को एक बार पढ़ के बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। प्रीणनम जीवनम लेपहा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कृमात स्मृतम, ठीक है। तो इस श्लोक के जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो क्या आता है कि रस का कार्य मैंने एरोफेम में लिख रखा है, ऐसे ही आपको मतलब बेनिफिट होगा अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो। रस का प्रीणम, प्रीणन, रक्त का जीवन, मांस का लेपन, बिल्कुल ऊपर वाला चिपका देना, मेद का स्नेहन, अस्थि का धारण, मज्जा का पूरण, है ना, पूरण, शुक्र का गर्भ उत्पत्ति, ये सब धातुओं के श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ मतलब यही धातुएं अगर काम करेंगी तो वो श्रेष्ठ मानी जाएंगी, अगर इनसे अलग धातु कोई काम करेंगी तो वो एबनॉर्मल मानी जाएंगी, ठीक है, निकृष्ट मानी जाएंगी या सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये गर्भ उत्पत्ति, ये सब धातुओं के श्रेष्ठ कर्म है, ठीक है। समझ में आया आपको, है ना। तो सबसे पहले हमने धातु की उत्पत्ति देखी, उसके बाद में धातु की निरुक्ति देखी, धातु की निरुक्ति देखने के बाद हमने धातु की परिभाषा देखी, परिभाषा में कुछ पॉइंट्स देखे, परिभाषा देखने के बाद हमने जो धातु की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, उसमें हमने दो श्लोक देखे। सबसे पहले क्या देखा था हमने, सबसे पहले हमने श्लोक में देखा था कि जो हमारी आहार रस था उससे हमारे दो भाग अलग अलग धातु का जो है पाक होता था, पाक मतलब डाइजेशन होता था, क्या क्या बनता था, किट भाग, प्रसाद भाग, है ना। किट भाग से हमारा अगेन क्या बनता था, किट भाग से हमारा मूत्र और पुरीश वो बन जाता था, और बाकी जो हमारा प्रसाद भाग था उससे हमारी आगे की धातुएं बनती चली जाती थी, ठीक है।
तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आहार रस बना, उसके बाद में प्रसाद भाग, किट्ट भाग बना, किट्ट भाग निकल गया बाहर बॉडी से सूसू और पोटी के जरिए, और उसके बाद में धात्वाग्नि, धात्वाग्नि मतलब 7 धातु जो है उससे स्थूल भाग बना, सूक्ष्म भाग बना, किट्ट भाग बना, किट्ट भाग अगेन बाहर निकल गया। उसके बाद में धातु निर्माण, जो स्थूल भाग था उससे धातु जो बननी थी एक स्पेसिफिक धातु, रस रक्त मांसमेद, वो बन जाएगी। सूक्ष्म भाग जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक उपधातु बनेगा, एक उत्तर धातु का निर्माण अंश बनाएगा। उपधातु जो होगी वो अभी आगे टेबल में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, और उत्तर धातु निर्माण अंश नेक्स्ट धातु का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। उसके बाद में हमने धातुओं के कर्म देखे। प्रीणम, जीवनम, लेपहा, स्नेहो, धारण, पूर्णे। प्रीणन रस का हो गया, जीवन रक्त का हो गया, लेपा मांस का हो गया, स्नेहन मेद का हो गया, धारण अस्थि का हो गया, पूर्ण मज्जा का हो गया, और गर्भ की उत्पत्ति शुक्र का होगी। ये सब धातुओं के श्रेष्ठ कर्म हो गए। ठीक है, ये धातु के कर्म हो गए। ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ धातु चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मस्ट मस्ट मस्ट, यहाँ पर भी, अष्टांग में भी, और हर जगह। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कीजिए बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले धातु है, उस पर्टिकुलर धातु की कौन सी उपधातु बनेगी, उस उपधातु से कौन सा मल बनेगा। कैसे, यहाँ पर अगर आप आएंगे एक बार तो अगेन यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूँगा मैं, क्या कि जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, क्या कि हर एक धातु से 2 चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी, सूक्ष्म भाग और स्थूल भाग। स्थूल भाग से तो उस धातु का निर्माण हो जाता है, क्लियर हो गया। किट्ट भाग से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये क्लियर हो गया। सूक्ष्म भाग जो है उससे 2 पार्ट्स बन रहे हैं, एक तो उपधातु और एक उस धातु का किट्ट भाग। एक तो उत्तर धातु निर्माण अंश में चला गया, ये कट हो गया, एक किट्ट भाग और एक उपधातु। तो ये मल हमको देखना है पर्टिकुलर धातु का, और ये उपधातु देखनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे धात्वाग्नि की जगह उस धातु की अग्नि रखते चले जाएंगे, और उसका स्थूल भाग से वो धातु बनाते चले जाएंगे, और सूक्ष्म भाग से उसके आगे जो टेबल में मैंने उपधातु लिख रखी है वो लिखते चले जाएंगे, और मल के आगे हम वो मल लिखते चले जाएंगे जो मैंने टेबल में लिखा। तो हमारी बहुत लंबी चौड़ी टेबल फॉर्म हो जाएगी। कैसे, जब मानिए रस धातु बनी है तो रस धातु जो उप धातु निकालेगी वो स्तन्य और आर्तव। स्तन्य मतलब मिल्क, है ना, स्तन्य मतलब मिल्क, स्तन्य मीन्स मिल्क, मिल्क मतलब कोलेस्ट्रम जो बेबी फीड के लिए काम आता है। तो स्तन्य और आर्तव, आर्तव मतलब ओवम। तो आयुर्वेद का ये मानना है कि जो रस है उससे क्या निकलता है, उप धातु के फॉर्म में स्तन्य और आर्तव निकलते हैं, और इसका मल है कफ। कफ आप कहेंगे एक त्रिदोष है, नहीं, कफ यहाँ पर एक मल की तरह काम करेगा। ठीक है, रस का मल क्या है, कफ। उसके बाद में रक्त, रक्त धातु बनेगी तो इसका उप धातु है सिरा और कंट्राएं। सिरा मतलब वीन्स, वीन्स मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स, है ना, रक्त ब्लड वेसल्स, और कंट्राएं मतलब टेंडन्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स। ठीक है, तो ये रक्त के उपधातु हैं। रक्त का मल क्या है, पित्त। एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछेगा कि रस का उपधातु क्या है, रस का मल क्या है, रक्त के उपधातु क्या है, मल का रक्त का मल क्या है। इसी तरीके से रक्त मांस में सबका बनाते चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मांस, मांस की उपधातु वसा और षट त्वचा। वसा मतलब फैट, और षट त्वचा मतलब 6 त्वचा। षट मतलब 6, त्वचा मतलब स्किन, जो हमारी 6 स्किन। आयुर्वेद का ये मानना है कि हमारी स्किन कितनी होती है, 6। वैसे तो जब हम त्वचा पढ़ेंगे तो 7 होती है, लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि 6 होती हैं। ठीक है, तो षट त्वचा, तो त्वचा किससे बनती है, मांस। उसके बाद में इसका मल हो गया नाक, काल व खमल, यानी कि नाक, हमारी नाक में आने वाला, कान में आने वाला जो मल है। ठीक है, हमारे कान में जो बहुत सारा मैल जम जाता है, कभी कभी देखा होगा आपने, तो वो सब हमारा मल है ना, तो वो मल हो गया। उसके बाद में मेद, मेद हमारा उपधातु स्नायु है, और मल जो है इसका वो श्वेत है। स्नायु मतलब लिगामेंट्स, कंडरा मतलब टेंडन्स, और स्नायु मतलब लिगामेंट्स, और मेद का जो मल है वो श्वेत है। ठीक है, उसके बाद में अस्थि आ गया। अस्थि की उपधातु नहीं होती है, अस्थि का मल होता है कौन कौन सा, केश, रोम, नख। केश मतलब हमारे बाल, सिर के बाल, हाथ पैरों के बाल। रोम मतलब रुआं, हमारी जो स्किन पर रुआं रुआं छोटा छोटा सा, इसके मतलब बहुत ही माइन्यूट से जो हेयर्स होते हैं उसको कहते हैं रोम। नख मतलब नाखून, है ना। तो केश, रोम और नख, यानी कि बाल से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड जितने भी हैं वो किसका मल है, अस्थि का। कहते हैं ना जिसकी बोन स्ट्रांग होगी उसके कभी भी बाल नहीं झड़ते, वो इसलिए कहते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, उसके बाद में मज्जा, उपधातु नहीं होती मज्जा की। मज्जा की मल कौन सा, नेत्र, त्वचा और त्वचा के स्नेह। नेत्र मतलब आंखों से निकलने वाले आंसू। ठीक है, या फिर आंखों में आने वाली जो गंदगी होती है ना, सुबह सुबह देखने मिलती है कुछ लोगों के। और त्वचा के स्नेह, त्वचा मतलब जो हमारी स्किन पर ऑयली सब्सटेंस डिपॉजिट होता है कभी कभी, जिसकी ऑयली स्किन होती है, फेस पे आपने देखा होगा, है ना, नोज की जड़ में हो जाता है, रूट में, तो वो
नेत्र और त्वचा के स्नेह वो किसके हुए, मज्जा के मल हुआ, है ना। तो उसके बाद में शुक्र, शुक्र का ना कोई उपधातु है और ना कोई मल है, ठीक है, क्योंकि शुक्र लास्ट धातु है, ठीक है। इस लास्ट धातु को हम यहाँ पर रोक लेंगे, ठीक है। ये धातु हमने आज इतना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी जो आने वाली आगे न्याय है, यानी कि धातु के पोषण के लिए अलग अलग आचार्यों ने बताया है कि धातु बनती कैसे है, पोषण कैसे होता है। मेनली पोषण, ये बनना नहीं, ठीक है। तो पोषण हम देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे और आप लोगों से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।